हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज के हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं लॉ ऑफ एविडेंस की। इसमें पूरे लॉ ऑफ एविडेंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज लेक्चर 1, जिसमें हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्ट। लॉ ऑफ एविडेंस में फैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन एविडेंस in evidence, I mean, law are mainly two types, right? One is substantive law और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ इज अबाउट सब्सटेंशियल राइट्स एंड लायबिलिटीज। जैसे कि हो गया आईपीसी। आईपीसी इज अ सब्सटेंशियल लॉ, क्योंकि यहाँ पे सब्सटेंशियल राइट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में बात किया जाता है। अगर अगर कोई क्राइम होगा तो एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए एक पर्टिकुलर पनिशमेंट है, दैट इज अ लायबिलिटी, काइंड ऑफ लायबिलिटी। लेकिन वो जो क्राइम हुआ है वो क्राइम प्रूफ करने के लिए उसका एक प्रोसीजर होता है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मेंशन होता है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज अ प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटेंटिव एविडेंस, लॉ ऑफ एविडेंस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। तो इंडियन एविडेंस, जो कोर्ट में जो फैक्ट प्रूफ किए जाते हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट के तरह थ्रू गवर्न होता है, और ये एक प्रोसीजर फॉलो होता है। दैट इज व्हाई इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, राइट। तो ये जो लॉ ऑफ एविडेंस है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये बोथ सीपीसी और सीआरपीसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखिए, सिविल लॉ में भी एविडेंस दिए जाते हैं और क्रिमिनल लॉ में भी एविडेंस दिए जाते हैं। इसी एविडेंस के आधार पर कोई भी केस प्रूव या डिसप्रूव होता है, राइट। तो ये दोनों, सीपीसी और सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कोई भी जब केस होता है, अ केस इज प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड थ्रू फैक्ट्स। ठीक है। देखिए, कोर्ट इमोशन के आधार पे नहीं चलता है, ना ही वो कोई सोशल नॉर्म्स या सोशल वैल्यूज के आधार पे चलता है। कोर्ट चलता है फैक्ट्स के आधार पे। तो जब भी कोई केस होता है तो दो पार्टी के बीच में होता है। सपोज केस, लिटिगेशन इज बिटवीन ए एंड बी। तो ए हैज एक्यूज समथिंग अगेंस्ट बी, राइट। तो यहाँ पे ए विल ट्राई टू प्रूव द केस एंड बी विल ट्राई टू डिसप्रूव द केस। अगर ए केस को प्रूफ कर देता है तो बी के ऊपर लायबिलिटी इंपोज हो जाएगा, और अगर बी अब उस केस को डिसप्रूव कर देता है तो ए का जो राइट है वो राइट ए को नहीं मिल पाएगा, राइट। तो इसी फैक्ट्स के आधार पे पूरा केस चलता है, और ये फैक्ट्स ही है जो एविडेंस लॉ के मेन इश्यूज है, मेन थीम्स है, राइट। तो अब देखिए, नाउ सेक्शन 3 of Indian Evidence Act is the interpretation clause, right? तो सेक्शन 3 पे फैक्ट्स को कहा गया है कि व्हाट इज फैक्ट, और इसका क्लासिफिकेशन भी दिया गया है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 एक क्लासिफिकेशन ये दिया गया है कि फैक्ट्स आर ऑफ टू काइंड्स और टू टाइप। वन इज फिजिकल फैक्ट, एंड द अदर वन इज मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो फिजिकल फैक्ट कौन सा है? फैक्ट्स व्हिच कैन बी परसीव्ड थ्रू सेंस ऑर्गन। हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन है उसके थ्रू कोई भी फैक्ट को अगर परसीव किया जाता है तो दैट इज अ फिजिकल फैक्ट। और इसकी इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कि समवन सॉ समथिंग, राइट, और समवन हर्ड समथिंग। तो ये एक फैक्ट है व्हिच हैज बीन परसीव्ड बाय समवन थ्रू हिज और हर सेंस ऑर्गन। तो इट इज अ फिजिकल फैक्ट। ऑन द अदर हैंड, जो मेंटल फैक्ट है, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, वो ये है फैक्ट which is there in the mind of a person and the person is conscious about it। तो ये मेंटल फैक्ट होने के लिए पर्सन हैज टू बी कॉन्शियस अबाउट इट। तो पर्सन के अगर सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चीज रहेगा एंड द पर्सन इज नॉट फुल्ली कॉन्शियस अबाउट दैट फैक्ट, अगर ऐसा होगा तो वो मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट कंसिडर नहीं होगा। और अगर वो मेंटल या साइकोलॉजिकल फैक्ट कंसिडर नहीं होता है तो वो एडमिसिबल भी नहीं होगा। और इसीलिए देखिए, जो नार्को टेस्ट होता है
जनरली इनएडमिसिबल होता है, एडमिसिबल नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि नार्को टेस्ट में जब लोग कोई जिसके ऊपर ये टेस्ट किया जाता है वो जब जवाब देता है तो ही रिमेन्स इन सबकॉन्शियस माइंड, फ्रॉम हिज सबकॉन्शियस माइंड, ही इज नॉट टोटली कॉन्शियस अबाउट इट। तो इसलिए नार्को टेस्ट का जो एविडेंसेस होता है वो इनएडमिसिबल होता है जनरली, राइट। तो अब देखिए एक ऑफेंस है, ठीक है, एक ऑफेंस है, एक ऑफेंस में मेन दो एलिमेंट क्या है? there are two important elements in any offense, that is actus reus and mens rea, right? Actus reus is guilty act and mens rea is the guilty mind. तो जो guilty act है actus reus, that is a physical fact, whereas mens rea जो guilty mind हो गया that is a mental fact, क्योंकि अगर कोई intention है, right, कोई motive है, तो ये एक mental fact हो रहा है and the person is conscious about it, right? तो that there are certain objects arranged in a certain order in a certain place is a fact, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन के थ्रू परसीव किया जा सकता है। नंबर 2, that a man heard or saw something is a fact. This will all be physical fact. That a man said certain words is a fact, क्योंकि हमें वो सुना ही पड़ा। अब देखिए नंबर 4 and number 5, that a man holds certain opinion, has certain intention, all are facts, but it will be a mental fact. Number 5 देखिए, that a man has certain reputation is a fact. तो ये जो दो हो गया, these are mental fact. और का जो 3 हो गया, ये हो गया फिजिकल फैक्ट। Right. So this is one classification under section 3 of the Indian Evidence Act. एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है, एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी है वही अंडर सेक्शन 3 ऑल्सो, जो कि इंडियन एविडेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट इज वन इज फैक्ट इन इशू एंड द अदर वन इज रिलीवेंट फैक्ट। ठीक है, तो देखिए फैक्ट इन इशू क्या है? फैक्ट इन इशू वो फैक्ट होता है जो डिटरमाइन करता है, विच डिटरमाइंस existence or non-existence or nature or extent of any substantial right, liability or any disability, right? Suppose A has been accused of killing B, तो यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या होगा? जो मेन फैक्ट, वो फैक्ट इन इशू क्या होगा? whether A has caused the death of B, whether A had intention to cause the death of B, whether A did it under sudden provocation or not। क्योंकि ये सारे जो फैक्ट होता है वो ए के ऊपर जो लायबिलिटी इम्पोज होने वाला है या इम्पोज हो सकता है उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या उसके नेचर को डिटरमाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर वो इंटेंशनल, अगर वो प्रूव होता है कि वो इंटेंशनल नहीं था, वो एक्सीडेंटल था, तो ए के ऊपर लायबिलिटी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अगर ये भी प्रूव होता है कि ए के ऊपर, ए का जो बी का मर्डर किया है या डेथ कॉज किया है वो इंटेंशनल था, तो ए के ऊपर जो लायबिलिटी है वो उसका नेचर भी अलग हो जाएगा और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि ए हैज कॉज द डेथ ऑफ बी एंड इंटेंशनली कॉज द डेथ ऑफ बी बट अंडर सडन प्रोवोकेशन, तो फिर उसके केस में भी फिर से लायबिलिटी जो ए के ऊपर है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जो फैक्ट जो सब्सटेंशियल राइट या लायबिलिटी को डिटरमाइन करता है, उसके एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस या फिर उसके एक्सटेंट, नेचर, जैसे कि हो गया कि किसी सिविल मैटर में डैमेज और कंपेंसेशन, राइट। तो एनी फैक्ट व्हिच डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन विल बी अ फैक्ट इन इशू, क्योंकि वो पर्टिकुलर राइट या लायबिलिटी को डिटरमाइन करता है, उसके एग्जिस्टेंस, उसके नेचर, उसके एक्सटेंट, इन सारे चीजों को वो डिटरमाइन करता है, राइट। दूसरा ऑन द अदर हैंड रिलीवेंट फैक्ट जो होता है, वन फैक्ट इज रिलीवेंट फैक्ट ऑफ अनदर फैक्ट व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द फैक्ट इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 6 to 55, इस सेक्शन में ये मैनर, किस मैनर में वो कनेक्टेड होना पड़ेगा, वो मैनर 6 to 55 में प्रोवाइड किया हुआ है।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट कोई भी एक फैक्ट है F1, द क्वेश्चन इज वेदर F1 इज रिलेवेंट फैक्ट ऑफ F2 और नॉट, दिस इज द क्वेश्चन। तो अब ये डिटरमाइन करना पड़ेगा वेदर F1 is connected with F2 in a manner provided under section 6 to 55 or not. If yes, then F1 will be called a relevant fact of F2. और अगर वो इस मैनर पे, ये जो मैनर्स दिया हुआ है इसमें वो नहीं पड़ता है, तो F will not be considered as a relevant fact of F2. तो अगर वो relevant fact है तो ही वो एडमिसिबल है। और वो किस में दिया हुआ है? वो दिया हुआ है अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 में ये दिया हुआ है कि जो कोर्ट के जो केस चलता है वो चलता है किस चीज के ऊपर? फैक्ट इन इशू के ऊपर एंड रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर। या तो आप फैक्ट इन इशू प्रूव करो या तो रेलिवेंट फैक्ट प्रूव करो। नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी जब केस होता है तो मेन जो केस चलता है वो फैक्ट इन इश्यूज के आधार पे चलता है, राइट। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, A is accused of killing B, right? यहाँ पे देखिए act of causing death, that is a fact in issue. Intention to cause death, that is a fact in issue. Private defense or grave or sudden provocation, that will be a fact in issue. Whether accused was a juvenile at the time of offense or not, क्योंकि वो भी उसके नेचर और एक्सटेंट को, जो लायबिलिटी है उसको डिटरमाइन करता है, तो दैट विल बी अ फैक्ट इन इशू। whether the case is rarest of the rare case or not, right, वो भी उसके नेचर की, लायबिलिटी के नेचर को डिटरमाइन करता है। so all these facts will be fact in issue, right। अब इन सारे केसेस, इन सारे फैक्ट को प्रूव करने के लिए या तो आपके पास किसी भी जो वकील होता है उसके पास या तो डायरेक्ट एविडेंस रह सकता है, हो सकता है, डायरेक्ट एविडेंस है। अगर डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल है तब तो डायरेक्टली फैक्ट इन इशू को प्रूव किया जाएगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होता है, तो उस केसेस में हमें डिपेंड करना पड़ता है सर्क्यूमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर, एविडेंस के ऊपर। तो ये जो सर्क्यूमस्टेंशियल एविडेंस हो गया, ये हो गया रिलेवेंट फैक्ट, राइट। क्योंकि देखिए जैसे किसी भी A has caused the death of B, क्या A का कोई मोटिव था B को मारने का? क्या कोई मोटिव था? अगर कोई मोटिव था, जैसे कि B के डेथ के वजह से A को बहुत पैसा मिलेगा, तो दैट इज अ मोटिव, दैट कैन बी अ मोटिव फॉर A टू किल B, राइट। तो मोटिव बिकेम अ रिलेवेंट फैक्ट। क्या A ने B को मारने के लिए कोई प्रिपरेशन ली थी? अगर हाँ, तो दैट विल बिकम अ रिलेवेंट फैक्ट। तो ये सारे जो मैनर में जो रिलेटेड है फैक्ट इन इश्यूज के साथ, जो बाकी सारे फैक्ट, वो हो गया रिलेवेंट फैक्ट। तो यहाँ पे देखिए सीपीसी में भी ये चीज दिया हुआ है, सीपीसी में भी अंडर ऑर्डर 14 सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। तो वहां पे क्या होता है? सेटलमेंट ऑफ इशू ऑफ फैक्ट। वहां पे फैक्ट इन इशू नहीं कहा जाता है, वहां पे इशू ऑफ फैक्ट कहा जाता है, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि a certain point which has been alleged by a party and has been denied by the other party. For example, suppose A says there is a contract between A and B, and B says no, there is no contract between me and A. So that is a point where both the parties are in disagreement. That become an issue of fact in civil cases under CPC. या फिर A ने कहा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, B ने भी कहा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन A ने कहा कि B has caused the breach of contract, लेकिन B ने कहा कॉन्ट्रैक्ट तो है लेकिन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन फ्रस्ट्रेटेड एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वहां पे इशू ऑफ फैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम एडमिटेड, so that is not an issue of fact. Issue of fact यहाँ पे ये है whether there is a breach of contract or not, whether there was frustration of contract took place or not. That became the issue of fact in civil cases, right? तो जो रिलेवेंट फैक्ट होता है, रिलेवेंट जो फैक्ट होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव होता है। कभी रिलेवेंट फैक्ट विल ऑलवेज एग्जिस्ट in relation with another fact, it cannot exist independently, क्योंकि relevant fact हमेशा क्या होगा?
क्वेश्चन इज F1 इज रिलेवेंट ऑफ F2 और नॉट। तो अगर F2 के रिलेशन में नहीं होगा तो F1 की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। रेलिवेंट फैक्ट कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो हमेशा इन रिलेशन विद द फैक्ट इन इशू वो एग्जिस्ट करता है। तो जो केसेस होता है नॉर्मली वो हमेशा फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए होता है, क्योंकि अगर फैक्ट इन इशू प्रूव हो जाएगा तो केस प्रूव हो जाएगा, और अगर फैक्ट इन इशू डिसप्रूव हो जाएगा तो केस डिसमिस हो जाएगा, राइट। दोनों पार्टी का कोशिश ये रहता है, जो कंप्लेनेंट होता है वो फैक्ट इन इशू को प्रूव करना चाहता है, और जो डिफेंस होता है वो फैक्ट इन इशू को डिसप्रूव करना चाहता है। अब इसी फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए बहुत सारे रिलेवेंट फैक्ट का सहारा लिया जाता है। रिलेवेंट फैक्ट को इसमें कंसीडर किया जाता है, उस रिलेवेंट फैक्ट के थ्रू फैक्ट इन इशू को प्रूव किया जाता है, राइट। तो आई होप आपको अब लोगों को समझ में आया होगा फैक्ट के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास we are going to discuss in details about relevancy and admissibility of fact and evidence.